कल तक हमने कविता के बहाने और बात सीधी थी पर नामक चैप्टर की व्याख्याएं पढ़ी थी। आज हम उनके प्रश्नोत्तरों को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लिखा हुआ है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। इस कविता के बहाने यहाँ पर जो बात बताई गई है कि सब घर एक कर देने के माने कि जो कविता होती है वो बच्चों के समान होती है। जिस प्रकार बच्चे आपस का जो भेदभाव होता है, जो शत्रुता होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, जो परायापन होता है, वो सब कुछ क्या हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। उनको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार जो कवि की कल्पनाएं होती हैं वो भी, उसका भी किसी के साथ में परायापन नहीं होता है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता है। उसके लिए सभी लोग कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। उनके लिए सभी घर एक समान होते हैं। उस कविता के भाव को कोई भी क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। सब घर एक कर देने के माने है कि सभी लोगों के लिए एक समान होना, किसी से भी भेदभाव नहीं करना, किसी से परायापन ना होना। वो सभी क्या रहते हैं, मिलजुल करके सभी के लिए जो भाव होते हैं वो एक समान होते हैं। जिस तरीके से बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं, उसी प्रकार कविता के लिए भी क्या होते हैं, सभी लोग एक समान होते हैं। अगला लिखा हुआ है यहाँ पर, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। यहाँ पर उड़ने और खिलने का जो कविता के साथ संबंध है, उड़ने का इस प्रकार से है कि जिस तरीके से जो पक्षी होते हैं वो आकाश में क्या करते हैं, विचरण करते हैं। उनकी सीमा भी क्या होती है, अनंत होती है। वो उस आकाश की ऊंचाई को मापना चाहते हैं। उसी प्रकार जो कवि की कल्पना निकली हुई होती है, जो कविता के माध्यम से वो भी क्या करना चाहती है, वो भी उस आकाश की ऊंचाई को मापना चाहती है। और यहाँ पर जो खिलने का कविता के साथ संबंध है, जिस प्रकार से जो पुष्प होता है वो अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है, उसकी जो महक होती है वो चारों ओर फैलती है। उसी प्रकार जो कविता के जो भाव होते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो भी क्या करती है, पूरे वातावरण को सुगंधित कर देती है। तो यहाँ पर उड़ने और खिलने का कविता के साथ इस प्रकार से क्या बनता है, संबंध बन जाता है। अगला लिखा हुआ है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। यहाँ पर कविता और बच्चे, जो पहले वाले प्रश्न में बताया गया था सब घर एक कर देने के माने, उसी प्रकार से है लगभग। केवल हमारी एक भाषा में ही परिवर्तन होगा कि जो कविता होती है उसको भी किसी के साथ में भेदभाव परायापन नहीं होता है, और जो बच्चे होते हैं उनको भी किसी के साथ क्या नहीं होता है, भेदभाव या परायापन नहीं होता है। उसके लिए सभी लोग कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। वो अड़ोसी हो या पड़ोसी हो, जो बच्चे होते हैं सभी क्या होते हैं, उनके लिए एक समान होते हैं। उनकी किसी से भी क्या नहीं होती है, शत्रुता नहीं होती है। और जो कवि के जो भाव हैं, जो कविता है, उसकी भी क्या नहीं होती है, किसी के साथ में शत्रुता नहीं होती है। उसके लिए भी क्या रहते हैं, सभी लोग एक समान होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कविता और बच्चे को क्या रखा गया है, समान रखा गया है। आगे लिखा हुआ है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। जो कविता के संदर्भ में जो बिना मुरझाए महकने के माने के जो पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ समय बाद मुरझा करके समाप्त हो जाते हैं। फिर उनकी सुगंध भी क्या रहती है, समाप्त हो जाती है। प्रारंभ में तो क्या देते हैं, वो अपनी सुगंध फैलाते हैं चारों ओर, पर लेकिन धीरे धीरे करके जब उसका पूर्ण विकास हो जाता है तो उसके उपरांत जो पुष्प होता है वो मुरझा करके गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, उसकी सुगंध समाप्त हो जाती है। लेकिन जो कविता होती है वो सदा ही महकती रहती है, अनंत समय तक। जो कविता की क्या नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है, कि कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बिना मुरझाए महकने के मारे, कि जो कविता होती है वो बिना मुरझाए सदा ही क्या रहती है, सुगंध अपनी चारों ओर फैलाती रहती है। आगे लिखा हुआ है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है कि जो भाषा होती है
वह सरल, सहज, स्पष्ट रूप से, सरलता के साथ में क्या किया जाए, सामने वाले के सामने व्यक्त किया जाए। तो यहाँ पर जो भाषा के विषय में कहा गया है सहूलियत से बरतने के लिए, तो वो किसके साथ में, सरलता के साथ में, सहजता के साथ में, स्पष्टता के साथ में क्या किया जाए, उसको व्यक्त किया जाए। आगे लिखा हुआ है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। देखो, बात और जो भाषा होती है वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो बात हम कहते हैं तो वो किसके माध्यम से कहते हैं, कोई भी बात हम एक भाषा के माध्यम से अपनी बात को स्पष्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या हम उस भाषा के चक्कर में अपनी उस बात को क्या बना लेते हैं, हम बड़ी ही टेढ़ी बना लेते हैं, बड़ी ही अस्पष्ट बना देते हैं। हम जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं हम उस बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, फिर हम उस बात को घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, उधर घुमाते हैं, तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लेकिन हम उसमें और क्या होते चले जाते हैं, उल्टे उसमें फंसते हुए चले जाते हैं। वो कहा गया है ना कि हम एक बात को छुपाने के लिए न जाने अनेक बातों का, अनेक झूठों का सहारा लेते हैं, लेकिन जो झूठ होती है वो धीमे धीमे करके क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो यहाँ पर भी जो बात और भाषा है वो दोनों ही क्या हैं, इसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हम उस बात को अगर अस्पष्ट तरीके से सरलता के साथ में अगर सामने वाले के सामने व्यक्त नहीं करेंगे तो क्या होती है, जो सीधी बात भी होती है वो कैसी होती चली जाती है, टेढ़ी होती हुई चली जाती है। अब आगे लिखा हुआ है, बात कथ्य के नीचे दिए गई विशेषताओं को उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करें। ये कार्य आपको स्वयं लोगों को ही करना है।